बिठा के वो चले। क्यों उलझे हो इन बेकार सवालों में, क्यों उलझे हो इन बेकार सवालों में, बेवफा तुम नहीं तो चलो हम ही सही। न बुझेगी बादलों से, न बुझेगी आंसुओं से, न बुझेगी आंसुओं से, न बुझेगी बादलों से, न बुझेगी आंसुओं से, न बुझेगी आंसुओं से। मेरे दिल की धड़कनों में गए आग जो लगा के वो चले, हाँ वो चले। ये कदम बहक रहे हैं, मुझे दो कोई सहारा, मुझे दो कोई सहारा। ये कदम बहक रहे हैं, मुझे दो कोई सहारा, मुझे दो कोई सहारा। वो नजर से मुझको गए जान क्या पिला के वो चले, हाँ वो चले, हाय वो चले झटक के दाम। जी रेडियो बाजी समझ आ गया कि सोहेल साहब क्या कहना चाह रहे थे, तो जवाब में मैं भी कुछ कह दूं भाई, आज सवाल जवाब हो रहा है सारे। वैसे शादी के बाद कभी ये कह रहा है ना, ये कदम बहक रहे हैं, तो शादी के बाद कभी कदम फिर बहके नहीं है। बाकी तो सब चीज़ों से मैं इनके सारे जुमलों से सहमत करता था सिवाय इस बात के। तो चलो फिर अगर इस बात की जवाब भी तो देना पड़ेगा ना, तो मैं जवाब के लिए कुछ आपको सुनाऊं, कुछ ऐसी बात जो फिक्स हो जाए, मतलब जवाब लगे इसका कि वाकई जवाब है इसका। तो उसके लिए मुझे कुछ शेर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा 2 मिनट मुझे मिल जाएं। एट 474751590 और हाँ, हर बार मुझे ज़ख्म जुदाई न दिया कर, अगर तू मेरा नहीं तो अदाकारी न किया कर, सच और झूठ तेरी आंखों से हो जाती है यहाँ, कस्में ना उठाया कर, इतनी सफाई न दिया कर। ओह माय गॉड, कैसा रहा शेर? ये तो आपने जो है ना बिल्कुल वो सुनहरिया खींच दी जो शादी के पूरे 1-2 साल तक चलता रहा। या फिर ये कह सकते हैं, हम अपने स्टेटस को दिलों पर अपडेट करते हैं, फेसबुक पर नहीं, क्योंकि हमारे एटीट्यूड को समझने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज बात ये टॉक शो की तैयारी आप जब तक कर रही हैं, मैं ये जुगनी क्या बला है आखिर उसकी जो है ना वो सुनने वालों को थोड़ी सी डेफिनेशन जुगनी की ज़रूर बताता चलूँ, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ा था ना तो हैरान थी मैं भी बहुत हुआ। तेरी मैं गावा जुगनी, तेरी मैं गावा जुगनी, और बचपन से सुनते चले आ रहे हैं आरिफ लोहार की जुगनी और दूसरे आबदा परवीन की जुगनी, और बड़ी मशहूर कुन होती है जुगनी, लेकिन ये कभी समझ नहीं आया कि जुगनी है क्या। और जब मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो खुद भी हैरान रह गए, और आपको भी ज़रूर इसकी जुगनी की हिस्ट्री सुन के हैरानगी होगी। मलका विक्टोरिया इंग्लिस्तान की 7वीं मलका थी। ये 63 साल 7 माह और 2 दिन तक मलका रही, जो कि ताज बरतानिया के किसी भी मुल्क का सबसे लंबे अरसे मलका रहने का एजाज़ भी है। इस मलका ने दुनिया को बेशुमार चीज़ें और रिवायात दी, जिनमें इस दौर का विक्टोरियन फर्नीचर, विक्टोरियन तर्ज तामीर, मलका के ज़ेर इस्तेमाल बग्गी जो बाद में मकबूल अवाम व ख़ास में हुई, और उसको भी विक्टोरिया या विक्टोरिया टांगा भी कहा जाता था। कराची की एम्प्रेस मार्केट भी इस मलका के दौर में तामीर हुई। मलका विक्टोरिया ने जून 1887 में अपने ताजपोशी की गोल्डन जुबली मनाई। ये जुबली पूरी सल्तनत में मनाई गई। मलका ने अपनी सल्तनत में शामिल तमाम ममालिक के बड़े बड़े शहरों में अपने नाम की यादगारें बनाई, जिनमें सदर कराची में वाक़ एम्प्रेस मार्केट भी शामिल है। इस जुबली की सबसे ख़ास बात जुबली मशल थी। एक मशल होती थी जिसका नाम था जुबली मशल, क्योंकि ये अपनी गोल्डन जुबली मना रही थी ताज बरतानिया मलका विक्टोरिया जो है,
तो जो इंग्लिस्तान से शुरू हुई फिर ताज बरतानिया के मातहत तमाम ममालिक से गुजारी गई, बिल्कुल जिस तरह मौजूदा दौर में ओलंपिक मशल पूरी दुनिया से गुजारी जाती है, ये मशल मुख्तलिफ ममालिक का चक्कर लगाती हुई हिंदुस्तान तक पहुँची। ये मशल हिंदुस्तान के एक ज़िला में आई, पूरे ज़िला के लोग इसका इस्तकबाल करते, आतिशबाजी होते, गाने गाए जाते, डांस किए जाते, खूब हल्ला गुल्ला और बाजे गाजे के बाद ये मशल दूसरे स्टेट की तरफ रवाना हो जाती थी। एक ज़िले का डिप्टी कमिश्नर ज़िले की सरहद पर दूसरे ज़िले के डिप्टी कमिश्नर के हवाले ये मशल करता, यूँ उस मशल का अगला सफ़र शुरू हो जाता और हर ज़िला और इलाके के लोग अपनी अपनी सकाफ़त और रिवायात के मुताबिक इस मशल का इस्तकबाल करते। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होती हुई ये मशल जब पंजाब पहुंची तो पंजाब हुकूमत ने इस मशल की तैयारी में एक तवील पंजाबी गाना तैयार करवाया। ये गाना कसूर के 2 भाइयों ने तैयार किया। ये है सामीन, असल में इसमें सारी बात की जो वो अशीर वही है कि कसूर के 2 भाइयों ने गाना तैयार किया और गाया। ये दोनों भाई क्योंकि अनपढ़ थे और अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जुबली इनकी ज़बान पे ना चढ़ता था, मस्त और सरशार होकर लय में गाते तो जुबली की जगह वो जुगनी बोलते थे। इस गाने में पंजाब के तमाम शहरों की सकाफ़त बयान की गई, जैसे कि जुगनी गई मुल्तान, यानी कि जुबली मुल्तान चली गई, जुगनी गई गुजरात वगैरह वगैरह। ये जुगनी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर और मकबूल आम हो गई। मलका विक्टोरिया को मरे हुए 113 बरस हो गए, लेकिन जो जुगनी आज भी भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में गाई जाती है, बल्कि ये पंजाबी लोक मौसीकी की एक सिर्फ बन गई है। तेरी मैं गावा जुबली नहीं था जबकि वो उन्होंने जो है ना वो उसको कहा तेरी मैं गावा जुगनी, हाय सोनिया व तेरी जुबली, अल्लाह बिस्मिल तेरी जुबली, अल्लाह बिस्मिल तेरी जुगनी। तो है ना हैरत अंगेज़ बात। और मुझे भी आज तक ये बात पता नहीं थी कि ये जुगनी जो है ना वो असल में मलका विक्टोरिया के एजाज़ में गाए जाने वाला एक गाना था जो जुबली की जगह जुगनी पढ़ते गए और वो जुगनी बनता चला गया। जी सामीन, आप भी हैरान होगे ना कि जुगनी आई मीन मैं भी जुगनी कह रहा हूँ, जुगनी जो भी है ये इसकी हिस्ट्री सुनने के बाद। और हम कोशिश करते हैं कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें कभी भी पता नहीं होती है कि एक हिस्ट्री चली आ रही होती है, एक रिपीटेशन उस बात की चली आ रही होती है और हमने कभी गौर ही नहीं किया होता है कि वो उसके बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्या है उसके पीछे। लेकिन जब भी कोई ऐसी बात मुझे पता चलती है मैं ज़रूर आप लोगों से रेडियो के ज़रिए से शेयर करता हूँ। 8474751590 और वो झटक के दामन चली गई हैं कहीं, इसीलिए मेरा ख्याल है मुझे मौका मिल गया है वो साहिर लुधियानी साहब की जो है ना वो गज़ल, उस वक्त वो जो है ना वो ओवरलैप कर रही थी। अच्छा मैं भी अब आप दोबारा जो है नहीं मैं अपनी ज़रा वर्ड्स की सिलेक्शन कर रही हूँ अपने टॉक शो के लिए, तो जब तक आप बेशक ज़रा एंजॉय करें और जो सुनाना है सुना दें। मैं ज़रा अपनी पॉइंट्स कलेक्ट कर रही हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये मेरी इस वन ऑफ द फेवरेट, और मैं आपको भी शायद पता होगा कि कई दफ़ा जो है ना मैं वो रेडियो पे जब भी मौका मिलता है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है एक्स्ट्रा, मैं ज़रूर सुनाता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरे जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं।
जिंदगी भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजानी राहों से। न कोई जा न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हम नफस। मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जी आप चले कॉल ले ले, मैं जब तक कॉल ले लूँ। हाँ मेरे पॉइंट्स तैयार हो गए, मैं करूँगी टॉक शो 2 मिनट में शुरू। कॉल्स लेट मी अच्छा, टेक मैं दिस समझा कॉल। आप बर्थडे की खुशी में आज टॉक नहीं कर रहे। अच्छा आप कहें तो नहीं करती। सोनी धरती और अनैर। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपको बर्थडे मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जावेद भाई। आज उसकी भी बर्थडे है किसकी? जिसको आज से यानी कि मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पहले जो है जिसको शूट कर दिया इंडियाना में, जिसको कह करके गेट आउट फ्रॉम माय कंट्री, वो इंडियन इंजीनियर जो था। अच्छा आज वो 33 साल का हो जाता अगर जिंदा होता तो। उसकी बर्थडे करी जी। सॉरी। बहरहाल एक वो हुस्न का एक स्टैंडर्ड है, उसको कहा जाता है 56 छुरी। वो इनको पता है उसका मतलब क्या है 56 छुरी का, और वो कैसे बना, क्या हुआ? चलाकियों को कहते हैं ना 56 छुरी का है। 56 छुरी नहीं 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 नहीं, वो पुराने जमाने में एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी जो बदनाम जमाना, बेवफा। तो उसके एक आशिक ने उसको 56 छुरियां मारी थी। अच्छा इसके बाद से वो 56 छुरी जो है हुस्न का स्टैंडर्ड बन गया है, क्योंकि वो भी बहुत हसीन थी। मैंने कहा कि अब ये भी 56 साल के हो रहे हैं अपने। ये क्या कोई आपने जो है ना वो अमृता प्रीतम के किसी नावल से पढ़ी है बात? बड़े जासूस आदमी है, हर चीज पहचान लेते हैं। अमृता प्रीतम को तो आप जानते होंगे ना? अमृता प्रीतम वही ना, वो जो उनकी हफीज क्या नाम है वो जो जी, अभी मैं जिनकी शायरी जिनकी पढ़ रहा था, जिनकी मैं अभी शायरी पढ़ रहा था, साहिर लुधियानवी साहब की। अमृता प्रीतम जो है वो बहरहाल उनका वो मतरूक किस्म का इश्क था उनका जी। उनके साथ में क्या नाम है, मतरूक नहीं था, सच्चा इश्क था उनका। वो और बात है कि मगर हर इश्क को मंजिल नहीं मिलती। वो तो बोलते हैं ऐसा कोई इश्क था नहीं। वो भी राइटर है। अमृता प्रीतम जो थी राइटर थी वो एक। जी, बहुत बड़ी राइटर थी। बड़ी तो खैर नहीं थी, बस बड़ा बना दिया गया था। उसकी कोई ऐसी कोई खास किताबें तो नहीं है। अच्छा, फिर आप सादत हसन मंटो को भी नहीं मानेंगे? वो भी बड़े राइटर नहीं थे? सादत हसन मंटो तो फिर आप उसके बाद कुरातुल ऐनी को भी नहीं मानेंगे? वो भी कोई बड़ी राइटर नहीं थी। कुरातुल ऐन हैदर जो थी वो इनकी डिप्टी नजीर अहमद की साहबजादी थी ना। जी बिल्कुल, जो सबसे बड़े राइटर है। चले शुक्र है। और वो तो उनका नाम तो काफी टॉप पर है। हाँ, फिर तो आप इस्मत चुगताई को भी मानते होंगे? वो भी बहुत बड़ी अफसाना निगार थी। इस्मत चुगताई वो भी बड़ी यानी कि बेबाक किस्म की खातून थी वो, जो कि अपने जमाने में जो भी माशरे की चुपती भी बुराइयों को बहुत क्लियरली राइटर औरतें थी, उनको इस्मत चुगताई को वो चंगेज खान बोला करती थी ना। क्योंकि वो बड़ी बेबाक किस्म की बातें करती थी। मैंने उनके 1-2 अफसाने पढ़े थे, वो बड़े हंसा देने वाले थे, बड़े यानी कि ऐसे थे कि वो मायूब माने जाते थे, मगर उसमें काफी आप इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, वो मुआशरे की वो ऐसी सच्चाइयाँ थी जिन पे बहुत कम ही लोग मुंह खोलते हैं। इनके टास्क का टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई 56 छुरी की डिटेल बताने के लिए। हेलो 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 हेलो। हाँ जी 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 हाँ जी, फरमाइए कदीर भाई। कादिर खान जी। अरे जावेद साहब को इतना नॉलेज है, मैं जाके उसको चूम लूं। जी तो आपको पता होगा कहाँ रहते हैं वो? नहीं, कहीं पता नहीं ना, अगर मुझे पता चले कहाँ रहते मैं जाके उनको चूम लूं। आपका मैसेज उन्होंने फोन पे या अभी रेडियो पे सुन लिया है, यकीनन वो आपकी तरफ आ जाएंगे। चले टॉक शो की बारी हो गई। मैं ये टॉक शो से पहले एक जुमला जरूर बोलना चाहूंगा। जी जी जरूर। ढीठ लोगों की बेइज्जती करना
मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इशारा आपका किसकी तरफ है? आप अच्छी तरह समझ रही होंगी मेरा इशारा किसकी तरफ है। और ये टॉक शो के स्पॉन्सर हैं अवामी बाजार। जी, हमारे अपने अवामी बाजार। और सामीन तमाम लोग जो हमारे रेडियो शो सुनते हैं, हमारे सोफिया दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात अवामी है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। बाजार। सोनी दर्जी और अनर मैं सोल साहब को बताएं तो जी, मेरा टॉक शो का टाइम हो गया है। तो मेरा जुमला इससे बिल्कुल मज़ीद- ठीक था ना? आपके जुमले का यही मैं जवाब दूंगी कि एक्शन वर्सेस रिएक्शन। जी हाँ, ये इनके जुमले के जवाब के साथ मेरा आज का टॉपिक भी है, एक्शन वर्सेस रिएक्शन। इंसान ऐसे अज्जा से बनाया गया है जो हमेशा एक्शन पर रिएक्शन शो करता है, जैसे कि अभी आपने देखा, राइट? जी बिल्कुल देखा मैंने। और अब से नहीं, कब से, यकीन कीजिए, काफी ये टाइम से देख रहा आपकी हूँ। इस बात के बाद ही मैंने अभी तक पॉइंट्स तो कलेक्ट कर लिए थे, मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा था। अभी ये जो दोबारा कॉल आई और आपने जो कहा, तो उसके जवाब में मुझे एकदम से समझ आ गया कि एक्शन वर्सेस रिएक्शन होना चाहिए मेरे टॉक शो का टॉपिक। आज आपने मुझे टॉक शो के टॉपिक की मदद की। क्योंकि ये भी जो है ना वो परेशान है कि जैसे पाकिस्तान में लोग परेशान रहते हैं कि हुकूमत अपने जो है ना वो वादे पूरे नहीं करती, और अमेरिका में लोग परेशान है कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है ना अपने वादे पूरे ना कर दे। चलें, तो मेरे टॉक शो का टाइम एक्शन वर्सेस रिएक्शन। इंसान ऐसे अज्जा से बनाया गया है जो हमेशा एक्शन पर रिएक्शन शो करता है। ये एक्शन रिएक्शन की फैक्ट्री दिल में बनाई गई है। इसकी लोकेशन कहाँ है? हर एक के दिल में बसती है ये। मोहब्बत के अज्जा डालकर कोई डिश तैयार की जाए, तो अगर ये फैक्ट्री किसी लड़की के दिल में बनी हुई तो उस मोहब्बत के अज्जा को मिलाते ही चेहरे पर शर्म व हया के रंग बिखर जाने लगेंगे। गाल कंधारी अनार की तरह लाल हो जाएंगे। ये मेरी कंधारी अनार की तरह लाल मुझे समझ नहीं आ रही थी, ये सोहेल ने मुझे वर्ड बताया है, मुझे इतनी मेरी प्योर उर्दू नहीं है। खैर, ये सेंटेंस उन्होंने बताया, गाल कंधारी अनार की तरह लाल हो जाएंगे। कंधारी क्या होता है? अनार तो पता है रेड होता है, पर व्हाट इज वो कंधारी? एक स्पेशल अनार होते हैं जो अफगानिस्तान के सूबे कंधार में पैदा होते हैं, इसलिए उसका नाम है कंधारी अनार। जी, तो गाल कंधारी अनार की तरह लाल हो जाते हैं, और इस अज्जा यानी मीठे अल्फाजों का शहद बिखरने वाले चेहरे को देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि इसके मिक्स किए हुए अज्जा से कैसी मीठी और मज़ेदार डिश बनने वाली है। इसी को कहते हैं अल्फाजों का सहर और जवानी के पागलपन का दौर। वैसे ये सिर्फ जवानी ही क्यों, बचपन की बात करें तो देखा होगा कि रोता हुआ बच्चा कैसे किसी प्यार करने वाले की गोद में जाते ही चुप हो जाता है। अब वो गोद चाहे माँ बाप की हो या किसी गैर की, वो हाथों के लम्स को पहचान कर या शायद मोहब्बत की खुशबू से समझ जाता है कि ये शख्स इसका दुश्मन नहीं है। यही जज्बा जानवरों में भी पाया जाता है। जैसे बिल्ली को पुचकारने पर उसका पर करना, वो पर की आवाज़ जो निकालती है, कहते हैं कि इससे बिल्ली को फील हो रहा होता है कि इसको somebody is loving her, तो उसका पर करना, या कुत्ते को प्यार करने पर उसका दुम हिलाना। मुर्गी के बच्चे अगर आपने पाले हो तो देखा होगा कि अगर मुर्गी के बच्चे आप चूज़े घर में लाते हैं, तो चूंकि मुर्गी नहीं लाई होती, आप चूज़े खरीद के मार्केट में सदर की मिलते थे, तो जब लेकर आए तो वो आपके पीछे ऐसे घूमेंगे जैसे आप ही उनके माँ बाप हैं। सही कहा, बिल्कुल। तो मुर्गी के बच्चे का आपके पीछे पीछे ऐसे चलना जैसे आप ही उसके माँ बाप हो। इन्हीं जज्बों के एक्शन रिएक्शन का नाम है ज़िंदगी। जज्बों और अल्फाजों में जब तक सच्चाई नज़र आती है, कहने वाले और सुनने वालों के दिल पर असर करते हैं। ऐसे इंसान की ज़िंदगी जोश और वलवलों से भरी रहती है, जिसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हों जिनके अल्फाजों का असर आपके दिल पर होता हो। वो पहाड़ की तरह मजबूत भी नज़र आते हैं, ज़माने की हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मल्टीविटामिन की गोली सुबह सवेरे खा ली जाए, या किसी एनर्जी ड्रिंक का एथलीट का किसी एनर्जी ड्रिंक को पी लेना, और आप इस एनर्जी ड्रिंक या विटामिन की गोली के ज़ोर पर पूरा दिन एक्टिव बने रहते हैं। या इसी तरह किसी अच्छे दोस्त का, वफ़ादार दोस्त का
हमसफ़र का, वालिदैन का, चाहने वालों का और उन सच्चे रिश्तेदारों का साथ होता है जो आपका भला चाहते हों। वो ऐसे ही सुपर इंजन का काम देते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आपका हर दिन और आपका हर पल खुश व खुर्रम गुजरता है। एक मिसाल इसकी यूँ भी है कि आपने चूल्हा जलाया बिरयानी बनाने के लिए। इसकी मिसाल में आपको पता है, सब चीज़ें मेरी अपनी बनाई हुई है, तो उम्मीद है आपके दिल पे असर कर रही होगी। तो वैसे जैसे कि आपने बिरयानी बनाने का इरादा किया और प्याज काट के तलने के लिए रख दी, फिर सारे अज्जा और मसाले मिलाते चले गए और 1 घंटे में मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार हो गई। इतनी अच्छी खुशबू कि भूख चमकने लगी। मगर क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? एक मिसाल मैं ये भी दूंगी, मगर क्या कभी ऐसा हुआ है कि मसलन आपने हलीम बनाने के लिए सारी दालें पानी के साथ चूल्हे पर चढ़ा दी। अब आपको पता है कि 3 घंटे तो लगेंगे इस दालों को गलने में, तो आपने सोचा क्यों ना इस वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी ग्रोसरी कराऊं, और वो आप चलकर ग्रोसरी करने निकल पड़े। पर बड़ा गज़ब हो गया, जब आप ग्रोसरी करके वापस आए और हलीम को देखने किचन में गए तो देखा कि आपने तो चूल्हा ही ऑन करना भूल गए, और चूंकि आपने चूल्हा ऑन करने का एक्शन नहीं किया इसलिए इसका कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ, यानी दालें यूं की यूं पानी में साबुत तैरती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा ही एक्शन रिएक्शन का गेम हमारी ज़िंदगी में भी होता है। अल्फाजों के मायने कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं, लोगों के और अपनों के चेहरों से पर्दे हट जाते हैं, बेमकसद ज़िंदगी हो जाती है। आपको समझ नहीं आता कि जीना वर्थ करता है या आपका वक्त इसी तरह ज़ाया होता जाएगा। जैसे आपने हलीम का चूल्हा जलाना भूल गए और आपके 2 घंटे ज़ाया हो गए, जो आप सोचते रहे कि हलीम पक दालें सारी गल गई होगी। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि जब आपका ऐसा होता है कि आप कोई एक्शन ऐसा भूल जाते हैं या आपकी ज़िंदगी से वो लोग खारिज हो जाते हैं, वो लोग जिसको आप अपना समझते हो, जिसके अल्फाजों की मिठास, जिसका साथ आपके साथ हो, तो आप अपने आप को मजबूत समझते हो और हर दीवार से टकराने के लिए तैयार हो। लेकिन एक वक्त ऐसा कभी कभी ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में आता है, जब उसे महसूस होता है कि उसमें अब वो ताकत नहीं रही। या तो वो मल्टीविटामिन खाना भूल गया, या वो हलीम का चूल्हा जलाना भूल गया, या उसकी दूसरी मिसाल के उसके अपनों के चेहरों से पर्दे उठ गए। आपने सबकी हकीकत जान ली, आपने पहचान लिया कि आप कितना ही किसी के साथ अच्छे हो जाएं, वो आपके साथ कितने वफ़ादार है, कितना मुसीबत में आपके साथ देंगे। वो हकीकत जब खुल जाती है ना, तो फिर इंसान ये शेर भी कहते हुए नज़र आता है, कुछ ऐसे हादसे भी ज़िंदगी में होते हैं, कुछ ऐसे हादसे भी ज़िंदगी में होते हैं, इंसान बच तो जाता है मगर ज़िंदा नहीं रहता। मतलब जज्बात से आधी ज़िंदगी, बेमकसद आवारा ज़िंदगी। जैसे कोई मदहोश शराबी जिसे ना अपना नाम याद ना मंजिल का पता याद। हाँ, मेरे ख़्याल में हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि उसे किसी रिश्ते से कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। ना वो किसी से कोई भलाई की उम्मीद रखता है, ना दिलजोई की, और ना ही कोई ज़िद और लाड़ प्यार के पूरा होने की तवक्को बाकी रहती है। बिल्कुल सर्द सी ज़िंदगी, जैसे किसी सर्द खाने में पड़ी हुई कोई मुर्दा लाश। कभी देखिए मुर्दा लाश किस तरह होती है, उस तरह की सर्द ज़िंदगी कभी कभी इंसान अपने अंदर भी महसूस करता है। फिर इंसान ये भी कहता हुआ नज़र आता है कि समझ में नहीं आता वफ़ा करें तो किससे करें, समझ में नहीं आता वफ़ा करें तो किससे करें। मिट्टी से ये बने ये लोग कागज़ के टुकड़ों पर भी बिक जाते हैं। क्या आप इसे खुद शनासाई का नाम देंगे या मैच्योरिटी का नाम देंगे कि जब सब अल्फाज, वादे, खुशियों और गम का फ़र्क, ज़िंदगी गुज़रने और गुजारने का फ़र्क सब ख़त्म हो जाए। हर दिन ख़त्म होने पर आप अफसोस करने की जगह शुक्र करते नज़र आएँ। हर सालगिरह पर आपको 1 साल ख़त्म होने का अफसोस बाकी न रहे। बिल्कुल इसी तरह इस बेमकसद ज़िंदगी के एक्शन विदाउट एक्शन 2 तरह के रिएक्शन होते। यानी एक्शन तो नहीं हुआ कि आपने हलीम का चूल्हा जलाना भूल गए, लेकिन उसके बावजूद ऐसे अल्फाज, ऐसे लोग जो हमारी ज़िंदगी से निकल जाते तो हमारी भरपूर ज़िंदगी में बहुत कमी आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद इंसान 2 रिएक्शन शो करता है। ये इंसान का वो रूप है जब ये इस बात को मनफी अंदाज़ हो जाता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मेरे ख़्याल में कुछ इंसान के ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते जब एक्शन नहीं होता, इंसान बिल्कुल बर्फ़ की तरह हो जाता है, लेकिन उसके फिर भी 2 रिएक्शन नज़र आते। या तो आप इंसान बन जाते या शैतान बन जाते। अगर लोगों के अपनों के चेहरों से पर्दे हट जाने पर यह मालूम होने पर कि कौन है इन सारे अपनों की भीड़ में जो आपकी मुश्किल को समझता है और आपका हर हाल में साथ देने को तैयार है, और वो कौन से अपने हैं जो सिर्फ अच्छे दिन और खुशियों के साथी है, इस तरह के रवैये देखकर आप 2 रिएक्शन शो करते हैं। या तो आप बद्दुआ देने लगते हैं, ज़ाहिर बात है आप बद्दुआ देने लगते
या दूसरा रिएक्शन होता है कि आप सारा मामला खुदा पर छोड़ देते हैं। सारा मामला खुदा पर छोड़ने का मतलब है आप एक अच्छे और सच्चे इंसान बन जाते हैं। और अगर आप इनके रवैयों पर बदला लेने पर उतर आते, बुरा सोचने लगते, बददुआ देने लगते, तो आप शैतान बन जाते हैं। तो वैसे ही जैसे पानी के एक्शन के भी 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं। आपने पानी देखा, अब एक पानी का भरे पतीले में, पानी के भी आपको पता है 2 रिएक्शन होते हैं। शैतानी रिएक्शन इंसान का ये होगा, इंसान अगर शैतान का रिएक्शन शो करने लगे इन सब हालात पे और लोगों की बेवफाई पे और लोगों के बेमुरवत होने पर, तो अगर इंसान शैतान का रिएक्शन शो करे तो वो इसी तरह होगा कि जैसे पानी को लेकर आपने चूल्हे पर चढ़ा दिया। चूल्हे पर क्या होगा, वो पानी उबलने लगेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शैतान का दिमाग चल रहा है, किसी प्लानिंग के तहत चल रहा है। इसने मेरे साथ ये किया, मैंने इसको ये बद्दुआ देनी है, मैंने इससे ये बदला लेना है, मैंने उससे वो बदला लेना है। ये एक रिएक्शन हुआ शैतान बनने का। और अगर आप इंसान बन गए हैं, अगर इन सारी हकीकतों ने, ज़िंदगी की हकीकतों ने आपको एक अच्छा इंसान बना दिया है, तो इस पानी को आपने समझ लिया कि आपने चूल्हे पर चढ़ाने की जगह उसे फ्रीज़र में रख दिया है और वो बर्फ़ की तरह ऊपर से ठंडा हो गया। कुछ अपने के रवैये इंसान के जज्बों को बर्फ़ की मानंद बना देते हैं। तो ये 2 रिएक्शन ऐसे हैं जो बगैर किसी एक्शन के शो होते हैं। वो एक्शन दूसरों का होता है, रिएक्शन आपका होता है। इन खुदगर्ज़ और बेवफा जज्बों के और लोगों के रवैयों में हमें इंसान बनना है या शैतान बन के उभरना है, वो इंसान के अक्सर अपने कंट्रोल में नहीं होता। ये तो हर इंसान के ज़र्फ़ पे डिपेंड होता है या इंसान की बर्दाश्त पर होता है। मगर जैसे किसी मैदान जंग में जाने से पहले फ़ौजी एक ख़ास लिबास पहनते हैं और एक शील्ड अपनी हिफाजत के लिए साथ रखते हैं, इसी तरह इंसान अपने जज्बों को बर्फ़ की तरह बनाने की बजाय जब वो ज़िंदगी से और अपनों से मायूस हो जाए तो इंसान अपने दिमाग को और अपने सेल्फ़ कंट्रोल को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकता है। आप जानते हैं इंसान अपने आप को बचा सकता है ताकि उसे वो ये ना कहना पड़े कि कुछ हादसे ऐसे ज़िंदगी में होते हैं कि इंसान बच तो जाता है मगर ज़िंदा नहीं रहता। जी हाँ, वो ज़िंदा रह सकता है, रह सकता है इन बेवफा लोगों के और गलत रवैयों की वजह बाद भी ज़िंदा रह सकता है। किस तरह अपने आप को ज़िंदा रख सकता है? वो इस तरह कि वो ये बात हमेशा याद रखे कि आप किसी के साथ अच्छा करें या बुरा करें, चाहे आप जुल्म करने वालों में हो या जुल्म सहने वालों में हो, या फरिश्ता सिफत नेक दिल रहमदिल इंसान हो जो कदम कदम पे फ़कीरों को खैरात देते फिरते हों, गरीबों की मदद करते फिरते हों। सिर्फ़ एक बात याद रखें कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल महदूद करना चाहिए। इंसान को अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो ये ना सोचे कि मैं किसी की जस्टिफिकेशन की वजह से अपने आप को एक अच्छा और बुरा इंसान समझता हूँ। जब वो दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा, जब उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो एक अच्छा इंसान है तो है, दूसरे चाहे उसे बुरा भला कहें या जो भी कहें, वो जानता है कि उसके हर एक्शन में एक सच्चाई है, उसके अल्फाजों में सच्चाई है, वो अपने कमिटमेंट को निभाता है, वो अपने अल्फाजों का भरम रखता है, तो उसे किसी की जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जस्टिफिकेशन आप जब उम्मीद नहीं करते जस्टिफिकेशन की, जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन न रखते हो। इंसान बेशक कहा गया कि नफ्स आज़ाद है इंसान का, इंसान अपने फ़ैसले खुद कर सकता है, इंसान अपने एक्शन के फ़ैसले तो खुद कर सकता है, इंसान को क्या करना है वो तो खुद फैसला कर सकता है, लेकिन ये बात की भी हकीकत है कि दूसरों के रिएक्शन का सारा दारोमदार अल्लाह ताला पर भी है। हाँ, इंसान बहुत मजबूर, बहुत बेबस है, वो अपने आप को सब कुछ सुधार सकता है लेकिन वो दूसरों के रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता, दूसरों के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो उसे चाहिए होता है कि वो उन एक्सपेक्टेशन को जो दूसरों से, अपना काम बड़े अच्छाई से करता रहे, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखे, अपना हर बात की कमिटमेंट को निभाए, अच्छा इंसान बने, गरीबों की मदद करे जो उसके बस में हो, जो भी अच्छाई वो कर सकता है करे, लेकिन दूसरों से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना करे कि वो उसकी अच्छाई के बदले अच्छाई करेंगे और उसने जो अच्छा काम किया वो वफ़ादार रहा, किसी से वफ़ा शाहर रहा, उसने ऑनेस्टी से ज़िंदगी गुजारी, लेकिन दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना करे। इससे कि जब वो दूसरों से एक्सपेक्टेशन करने लगेगा और दूसरों के बुरे रवैये को देखेगा तो वो वैसे ही बन जाएगा जैसे सर्द खाने में किसी मुर्दा इंसान की लाश। तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए सबसे पहले अपने आप को उन एक्सपेक्टेशन से दूर रखें, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, सिर्फ ये सोच के नेकी करें कि ये नेकी का बदला देने वाला खुदा है। कोई आपके साथ बुराई करे तो बद्दुआ देने ना बैठ जाएं, मामले खुदा पे छोड़ें। तो इस तरह जब आप ये शील्ड का कवर अपने आसपास रखेंगे ना
कि आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है, आपने कर दी नेकी, किसी फ़कीर को पैसे दे दिया, आपने मुड़ के नहीं देखा कि उसने पैसों से क्या किया, सिर्फ उसको आपको उसकी सदाएं आ रही है कि वो आपको पीछे से दुआ दे रहा है। जैसे गॉड ब्लेस यू अगर अमेरिका में फ़कीर को देंगे तो वो उसके अल्फाज यही होता है अक्सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और किसी मुसलमान को देंगे तो वो कहेगा अल्लाह आपकी रोज़ी में और बरकत दे। ये इन सदाओं को, इन गूंजती हुई बातों को याद रखें, पीछे से पलट कर ये एक्सपेक्टेशन नहीं करें कि अब ये फ़कीर जिसको मैंने दिया है, अगर उसके ज़िंदगी में कभी उसके पास पैसा आया तो मुझे जो मैंने फ़कीर के तौर पे उसको भीख दी है वो पैसा मुझे वापस लौटा देगा। या किसी गरीब को कर्ज़ देते हुए ये ना सोचें कि जब ये इसके पास, इसने वादा तो कर लिया है कि मुझे कर्ज़ वापस करेगा, लेकिन आप दिल में एक्सपेक्टेशन नहीं रखें ये कि मैं ये कर्ज़ इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे ये वापस करे। तो ये जो चीज़ें हम एक्सपेक्टेशन ख़त्म करके सारी एक्सपेक्टेशन अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं ना, इंसाफ अल्लाह पर छोड़ते हैं ना, तो यकीन कीजिए वो एक अल्लाह की जो हमारे मज़हब की शील्ड है ना, एक मज़हब की शील्ड हमारे को ज़िंदा रखती है, हमें वो बर्फ़ की मुर्दा सर्द खाने में लाश बनने से रोकती है। तो यही है कि जब इंसान इतना लाजवाल हुदूद तक पहुंच जाए, इंसान का ज़र्फ़ इतना ऊंचा हो जाए कि उसे इंसान को इंसान से एक्सपेक्टेशन ना रहे बल्कि वो सारी एक्सपेक्टेशन खुदा पे छोड़ दे, तो यकीन कीजिए फिर उसे ये शेर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बच तो जाता है इंसान हादसों में लेकिन ज़िंदा नहीं रहता। उसे फिर ये अफसोस नहीं होगा कि आज उसकी सालगिरह का दिन एक साल और कम हो गया, बल्कि वो सोचेगा कि चलो अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी और दी है तो अच्छे कामों के लिए दी है, और मैं सिर्फ अल्लाह से एक्सपेक्टेशन रखूं कि मुझे सारी अच्छाइयों का सिला अल्लाह ताला ही देंगे। इंसान वाकई, मैं बोलती हूँ, किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए, किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए। वो शेर भी तो है ना इसके लिए, माना दुश्मन हुआ है आज मगर कल तक वो मेरा दोस्त था, उसे बुरा ना कहो, न जाने कौन सी मजबूरियों का कैदी हो, वो साथ छोड़ गया है तो बेवफा ना कहो। इंसान का हमेशा सोच यही होनी चाहिए कि हमेशा एक बेनिफिट ऑफ डाउट इन दूसरे इंसान को देना चाहिए कि वो दूसरा इंसान कितना ही उसके साथ बुरा करे, वो ये सोचे कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। और सबसे बड़ी मजबूरी तो अल्लाह मियाँ, इंसान अल्लाह के आगे, अल्लाह के हर फैसले के आगे बहुत बेबस है। मैंने कहा ना, इंसान इतना बेबस है कि अगर सामने वाला कभी चाहे भी तो आपका कर्ज़ लौटाने नहीं लौटा सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला के डिपेंड है कि अल्लाह ताला के इंसान का इम्तिहान ले रहा हो तो वो कितना बेबस हो जाता है, किस हालात से गुजर रहा होता है, किस तरह वो चाहता भी है तो आपकी एहसानात का बदला नहीं चुका सकता, आपके साथ वफ़ादारी नहीं कर सकता, आपके उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है। यानी बेनिफिट ऑफ डाउट एज ए इंसान को दूसरे को देना चाहिए। और ये बात रखना चाहिए याद कि इंसान बहुत बेबस है। आज भी मैं कहूँगी, बेशक नफ्स इंसान का आज़ाद है, इंसान फ़ैसलों के लिए आज़ाद है, लेकिन ये भी हकीकत है कि मुक़द्दर और तकदीर भी कोई चीज़ है। मुक़द्दर और तकदीर में अक्सर वो लिखा होता है जो इंसान सोचता नहीं है, जो वो करना नहीं चाहता है दूसरों के साथ, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो कर गुज़रता है, उसे फिर इल्ज़ामात मिलते हैं, वो जालिम है, वो बेवफा है, वो ऐसा है, वैसा है, रूड है। लेकिन प्लीज़ ऐसे अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल ना करें। सिर्फ ये याद रखें कि अल्लाह ताला के फ़ैसलों के आगे इंसान बहुत बेबस है। वो अपने एक्शन के लिए तो अपना ज़र्फ़ तो कंट्रोल कर सकता है, सेल्फ़ कंट्रोल डेवलप कर सकता है, लेकिन हर इंसान को अपने आसपास ये शील्ड रखनी चाहिए कि नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर। जो कुछ करना है बग़ैर एक्सपेक्टेशन के, बग़ैर कोई वापसी की उम्मीद के करें, वरना बेहतर है कि आप नेकियां ना करें। अगर आप एक ख़ुद गर्जी के वजह से कोई काम कर रहे हैं कि इसके बदले में आपको ये मिल जाए, तो बेकार है। इससे कि इंसान को कुछ नहीं दे सकता, ना ही वो देना क्या। चलें एक अच्छाई की बात कर रहे हैं हम कि हम किसी को कर्ज़ा देते तो हम सोचते कि वो हमें कर्ज़ा वापस करेगा। अच्छाई की बात क्या, इंसान किसी का बुरा भी नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस अल्लाह की मर्ज़ी ना हो उसमें। इंसान का बुरा भला भी नहीं कर सकता। अल्लाह चाहेगा कि दूसरे इंसान का इम्तिहान ले तो वो बेशक बुरा बन के दूसरों का बुरा कर गुजरेगा, दूसरों का हर हाल में नुकसान पहुंचाएगा, सब कुछ। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की आजमाइश शामिल होती है कि वो उस बंदे की आजमाइश होती है। इंसान का भलाई नहीं कर सकता, इंसान की कोई बुराई नहीं कर सकता, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बस अपने आसपास यही शील्ड रखें कि हर काम आपका किसी मकसद के तहत ना हो, हर आपका उठता हुआ कदम किसी के लिए नेकी करते हुए, किसी की बुराई करते हुए ये एक्सपेक्टेशन या ना हो कि भाई बदले में अब इसका भी मैं जवाब सुनूंगा कि क्या करता है, मैं तो ये कर रहा हूँ उसके साथ बुराई इसलिए कि उसने मेरे साथ किया है। ये सब चीज़ें छोड़ दें। कभी कभी ऐसे भी रिएक्शन रखें जिसका कोई एक्शन ना हो,
बस रिएक्शन ये कि हमने नेकी की, अल्लाह ताला हमें इसके सिला दे। कोई किसी ने हमारे साथ बुराई की तो अल्लाह ताला उसको बदला देगा। दिलों में कद्वत ना रखें, इसको कद्वत कहते हैं ना, दिलों में दुश्मनियाँ ना रखें, कदूरत। नफ़रतों को ना पालें, ये सब कुछ। इसलिए कि जब इंसान एक चीज़ याद रखेगा ना, एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं करनी, किसी से नहीं करनी। इनसे कि हम सब इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, हमारे पास कोई ऐसा खुदादाद पावर नहीं है कि हम जो चाहें वो करें और हम जो एक्सपेक्ट करें वो दूसरा पूरा करे। ब्यूटीफुल। तो डोंट डू एनी एक्सपेक्टेशन। ज़रूरी नहीं है कि हर एक्शन का रिएक्शन हो, कुछ रिएक्शन अपने ऐसे भी होने चाहिए जो जिसका कोई एक्शन ना हो। ब्यूटीफुल सोफी, आज तो बड़ा ज़बरदस्त आपका टॉक शो था। एक्शन और रिएक्शन। वो मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद नहीं आ रहा। वो नहीं कहा कि मैं तेरी बंदगी इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे जन्नत चाहिए, बल्कि मैं एक इंसान हूँ और मैं तेरे से मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैं तेरी बंदगी करता हूँ। मुझे जन्नत का शौक नहीं है, मुझे उसका सिला नहीं चाहिए। मुझे वो एग्जैक्ट परफेक्ट याद नहीं आ रहा। वो मेरे ख्याल में मुश्ताक भाई को याद है। वो मजदूर हूँ कुछ मैं, बेलौस इबादत करता हूँ। हाँ, बेलौस इबादत करता हूँ, कुछ ऐसा ही था। वो बड़ा अच्छा शेर है अल्लामा साहब का। लेकिन मैं आपकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था और बड़े उसके साथ सुन रहा था। मैं डेफिनेटली आप जो एक पहले घंटे में जो आज तो पता है आपको मेरी बिल्कुल तैयारी भी नहीं थी। चंचल होती हैं और शायरी करती हैं और बहुत सारी बातें करती हैं, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ कि आप जो है ना वो रेडियो की बेस्ट रेडियो प्रेजेंटर, रेडियो होस्ट हैं। और अगर अब ये जो बातें आप जो करती हैं रेडियो के इन वेव्स पे, अगर आप पाकिस्तान में होती हैं और ये बातें अगर आप रेडियो वेव्स पे रेडियो पाकिस्तान से कर रही होती और लाखों लोग आपकी बात सुन रहे होते, डेफिनेटली जो है ना वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती सुनने वालों पे। आप जो बातें करती हैं बड़े दिल से करती हैं और बड़े जो है ना वो जहन को लोगों को जाके असर करती हैं। इवन मैं आपके सामने बैठा होता हूँ, मेरी अपनी भी एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिटिकल बातें और हज़ारों चीज़ें जहन में चल रही होती हैं, लेकिन आपके बातों के शहर में माई सेल्फ मैं भी खो जाता हूँ। जी, तो एक लतीफ़ा भी इसके बारे में सुनाऊंगी। लतीफ़ा ये अच्छी बात कह लें कि हकीम साहब को किसी ने एक रोज़ बहुत सारी गालियाँ दी, वो आगे से कुछ ना बोले। एक दोस्त ने कहा जो उनके पास खड़ा था कि आपने उसे खरी खरी जवाब क्यों नहीं दिया, खरा खरा क्यों नहीं सुनाया, जबकि वो जो आप पे इल्ज़ामात लगा रहा था वो सारे गलत थे। तो मौलवी साहब, हकीम साहब ने फरमाया, कबूतर कव्वे की बोली नहीं बोल सकते। हमें इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। मेरी तो मिसाल ऐसे ही है। मैंने बहुत अरसे पहले से, मेरे ख्याल में कई साल से ये मेरा आलम है कि मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, इसलिए शायद मुझे मायूसी नहीं होती, किसी के किसी रवैये की कोई शिकायत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। अगर कोई शिकायत भी होती है तो मैं शायरी पढ़ लेती हूँ कहीं से, कोई अच्छी गमगीन सी शायरी, तो मेरी शिकायत ख़त्म हो जाती है। तो बस मेरा यही महदूद मशगला है कि मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करती। इसलिए आप मेरे को हर रेडियो शो पे एक मुस्तकिल रवैया पाएंगे। आप देखेंगे कि इंसान जो दूसरों इंसान से एक्सपेक्टेशन करता है ना, उसका मिजाज में बड़ा ऊंच नीच नज़र आती है। कभी वो बहुत अपसेट होता है, कभी वो बहुत मायूस होता है, कभी दूसरों के अल्फाज उस पर असर करते तो बहुत खुश हो जाता है। तो अपने रवैये को जब इंसान मुस्तकिल मिजाज रखता है ना, जब मुस्तकिल मिजाज वो बन जाता है ना, तब ये समझ आता है कि उसने ये बात जान ली और अपने दिमाग में बिठा ली कि उसे किसी दूसरे इंसान के रवैये से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो अच्छा रवैया करे, उससे बुरा करे, वो सब चीज़ें अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो अल्फाजों का मतलब ख़त्म हो गया, कमिटमेंट की, वादे की अहमियत ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो यही मेरा आज का टॉक शो था। सोनी धरती और ऑन एयर। हेलो हेलो चलें, सोनी धरती और ऑन एयर। I hope you are making some money on this radio program. वो मैंने सही कहा था ना। चलो जाने दो। सर आपकी रिस्पेक्ट की वजह से मैं बहुत कुछ नहीं कहता हूँ, प्लीज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आसिफ सलीम बात कर रहा हूँ। जी आसिफ भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या हाल है? खैरियत है? माशाल्लाह, आज तो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया। जी आप कहाँ इतनी रात को जाग रहे हैं आसिफ भाई? क्या मिडनाइट में उठ के बैठ गए? मैं मिडनाइट मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा चलो सुनो, मैं अभी आपका टॉपिक सुन रहा था। जी जी, कुछ कहेंगे उस पे? बड़ा जबरदस्त आपने बोला है उस पे, बहुत शुक्रिया जी। और जैसा भी सोहेल भाई ने कहा कि अगर ये आप पाकिस्तान में करती है तो बिल्कुल लोग उसको सराहते भी, और काफी लोग उसको सुन के, हाँ वही आज शुरू से यही बात हो रही है कि इंसान को अपॉर्चुनिटीज, कोई खुशकिस्मत होता है उसे मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। नहीं, अच्छा टॉपिक था ऐसे आपका, माशाल्लाह। वैसे भी बिल्कुल। अच्छा, फोन भी ये था कि आप लोग हमारा प्रोग्राम जो आपका 18 तारीख को हो रहा है, पता है ना आपको? जी, वो कैंसिल हो गया ना?
किसने कहा? कैंसिल नहीं हुआ है वो? नहीं नहीं तो आप फेसबुक पे देखिए, फेसबुक पे मैंने देखा तो लिखा हुआ है दिस इज नो मोर, इवेंट हटा दिया था नो फेसबुक मोर। पे आई से। डोंट नो, आपके उस पे मैं गई थी फेसबुक पे आसिफ सलीम के। अभी वो दोबारा उसको थोड़ा सा हमने रिव्यू किया था, रिव्यू अच्छा। करने के बाद उसको तो आपने कुछ और अच्छा, तो वो 18 मार्च को जो अभी कमिंग अप 18 मार्च है। 18 मार्च को, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो 18 मार्च को, एज प्लान है वो? बिल्कुल बिल्कुल मॉन्टीज में प्रोग्राम हो रहा है 18 मार्च को। अच्छा 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 अच्छा। और वही गजल, गीत और गजल का, उसमें जी, जी। आपके मेहंदी हसन के जो साहबजादे हैं इमरान मेहंदी, वो गीत और गजल पेश करेंगे। और अच्छा, उनके मेहंदी साहब के साहबजादे जो हमारे शो में भी आए थे? जी जी बिल्कुल, इमरान मेहंदी। इमरान मेहंदी, अच्छा अच्छा। हाँ, आप इनके पोते भी हैं, वो तबले पे हाँ होंगे। मुझे पता है, हाँ वो दोनों हमारे शो पे भी आ चुके हैं। जी जी जी। बहुत बहुत ज़बरदस्त साहब में वो। खैर, इमरान मेहदी साहब की आवाज़ बिल्कुल अपने फादर की तरह है, और क्या ज़बरदस्त गज़लें गाते हैं। अगर मेरे को मौका मिला तो वो उनसे, उनके फादर का एक सॉन्ग है बहुत जो मुझे पसंद है, मेरे दिल को लगा हुआ है बचपन से, वो सावन आया तुम नहीं आए, तो वो ज़रूर सुनूंगा मैं उनसे। कुछ तफसीलात बता दें हमारे सुनने वालों के लिए कुछ। वही कहता 18 मार्च को असल में प्रोग्राम है, और उसका हमने टिकट रखा हुआ 35, 50 और 75 का टिकट है। लेकिन हमने सीनियर सिटीजन के लिए हमने एक डिस्काउंट रखा हुआ उसमें। अच्छा, सीनियर सिटीजन हो तो उसमें हम लोग डिस्काउंट देंगे। तो उसमें ये कि मुझसे आप रब्ता कर लेंगे भाई, 84 मेरा नंबर है 847-890-3507। ओके। और टिकट वहाँ भी अवेलेबल होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि वहाँ पे टिकट का मसला ना हो, तो उससे बचने के लिए पहले ही आप टिकट ले लें तो अच्छा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो उसके साथ ही साथ है हमारे और भी कहाँ पर है? मॉन्टीज में है ना? मॉन्टीज में हो तो आपके बिल्कुल घर के पास। हाँ, मैं तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, मुझे गजलों का तो बहुत शौक है। वो तो हम तो दीवार फलांग के आ जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए मैंने कहा आपको तो बिल्कुल घर से खरीदे, आप तो पैदल अच्छा, भी आ कौन गए सा तो दिन आ रहा है? कौन सा दिन है? सैटरडे है ना? सैटरडे का दिन है 18 को, और इंशाल्लाह आप 7 बजे का हमने टाइम दिया वहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को जो है ना ज़्यादा 10 या 15 मिनट हम लोग इंतजार करने का इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे प्रोग्राम को। जी जी बिल्कुल। ताकि, और साथ ही साथ हमारे मोहम्मद हुसैन साहब भी एक बॉलीवुड के गुलकार हैं, वो भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम का बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कितने बजे शुरू होगा ये प्रोग्राम? हम लोग 7 बजे का हमने टाइम दिया हुआ है फ्लाई पे, अच्छा। पे भी। तो कोशिश तो हमारी यही है कि अगर लोग आ जाए तो हम लोग जल्दी शुरू करते हैं, ताकि ये कि लोग जो पैसा दे रहे हैं वो एंजॉय भी करें। बिल्कुल। हाँ। और पूरा टाइम दें ताकि रात तक चलता रहे मामला। अच्छा, एक सवाल करना चाहूँगा, अगर लोगों ने अभी आखिरी वक्तों में अनाउंसमेंट सुनी होगी तो वो अगर पूरे वीक में टिकट नहीं ले सके तो क्या आप लोग डोर पे टिकट सेल करेंगे या नहीं, ये बता दें मुझे। बिल्कुल, डोर पे भी टिकट सेल करेंगे, लेकिन ये वो जैसे हमें कॉल कर लेना कि भाई हम टिकट होल्ड कर लें तो हम होल्ड कर लेंगे। ठीक है, टिकट। अच्छा, जल्दी से नंबर तो बताएं आप। 847 नंबर 847-890-3507। हल्के हल्के बताएं। 847-890-3507। आसिफ सलीम। जी जी सर, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, पूरा शिकागो आपको जानता है। आप शिकागो के बड़े मशहूर प्रोमोटर्स हैं और बड़े अच्छे अच्छे शोज आप और यूनुस भाई मिलके करते रहे हैं। तो होपफुली आपका ये गीत और गज़लों का जो आप शो कर रहे हैं इमरान मेहदी के साथ, ये भी एक अच्छा कामयाब शो शामिल होगा। और सीनियर्स के लिए, जो सीनियर सुन रहे हैं उनके लिए डिस्काउंट है। कितना % डिस्काउंट देंगे आसिफ भाई? वो आएंगे, बता जो भी होगा इंशाल्लाह उनको अच्छा मिलेगा डिस्काउंट। हम लोग कम से कम हमने कोशिश की हुई कि 35 का टिकट हम उनको 25 को दें। अच्छा, ये शुरू कब होगा, कितने बजे? 7 बजे का टाइम है इसको हमने जो फ्लाई पे रखा हुआ है। डोर्स आर ओपन एट 7। हाँ जी हाँ, डोर आपके 7 बजे ओपन हो जाएंगे, तो उसमें हम कोशिश करेंगे 7:30 पौने 8 तक हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर लें। ठीक है, हमारा पहला हिस्सा होगा। उसके बाद खाना भी है इसमें, टिकट के साथ जो है ना खाना भी इंक्लूड है। अच्छा, खाना भी इंक्लूड है? ये सबसे अहम बात तो आपने बताई नहीं हमारी, खाना भी इंक्लूड है। जी सामीन, ये नोट कर लें ये बात के खाना भी खिला रहे हैं $35 में कि $75 वाले में? जी 75 में भी है, 50 में भी है, 25 में भी। अरे सब में खाना है? अरे वाह, जबरदस्त। ये बड़ा जबरदस्त हो गया आसिफ भाई। खाना भी खाएं और गजलें भी सुने। मतलब किसी वक्त डिनर के लिए जाना हो तो उसकी जगह $25 यहाँ देखे, खाना भी खा लें। बिल्कुल, वही तो वो आसानी है ना। ये खाना भी खाइए, फिर आप म्यूजिक भी सुनिए, एंजॉय कीजिए। फिर आपको आपके हिसाब से आपकी एक माहौल आपका जो वो बना होगा वहाँ पे, बिल्कुल गजल और गीत का पूरा माहौल होगा।
चलें ठीक है, इंशाल्लाह आएंगे हम लोग भी, और लोगों ने भी सुन लिया, होपफुली जी। बड़ा कामयाब जाएगा। बहुत और शुक्रिया जल्दी कॉल जल्दी करने जल्दी का। जल्दी सारे सुनने वाले टिकट अपने अपने बुक कर लें, इसलिए कि बहुत बहुत जल्दी ये टिकट ख़त्म हो रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। और आसिफ सलीम भाई का नंबर है 8478903507। गीत और गज़ल नाइट 18 मार्च की रात सोनी धरती और अनहर को होगा ये, और मॉन्टीज़ में। जी कॉल करना चाह रहे थे, अगर कोई टॉक शो पे कोई तबसरा करना है तो 8474751550, वरना पॉलिटिकल सेगमेंट होगा और 10 पॉलिटिकल मिनट रह सेगमेंट गए। का तो टाइम खत्म हो गया, हाँ, 10 कमर्शियल मिनट रह गए। ब्रेक का टाइम आ गया है। कमर्शियल ब्रेक बहुत ज़रूरी है, इसके आज बगैर आपका पॉलिटिकल सेगमेंट, आपको इतनी बातें करनी थी तो फिर लेकिन ये अगर ये हमारा कमर्शियल ब्रेक नहीं हुआ ना तो फिर शो जो है ना वो बहुत बंद ना हो जाए हमारा। ऐसा ना हम कल नेक्स्ट वीक डबल कर दें, एड को 2 मरतबा पढ़ लें, फर्स्ट आवर में भी सेकंड आवर में भी। चले आपकी मर्जी है। अब हलाल फूड ढूंढना मुश्किल नहीं रहा। हलाल सोनी एक्सप्रेस दत्ती और ग्रिल अनहर। एंड पिज़्ज़ा। हाँ, मैं क्या अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वो आपके टॉक शो पे मुझे एक शेर याद आया, जी जी। लाजमी नहीं कि लोग आग से जलते हैं, वीर जी कुछ लोग हमें देखकर भी जलते। वाह वाह रुबीना जी, थैंक यू सो मच, जबरदस्त। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शेर सुन, ब्यूटीफुल। जी 100% ज़बी हलाल मीट से तैयार करदा मज़ेदार फास्ट फूड एंड पिज़्ज़ा। 10 डिफरेंट टॉपिंग के साथ 3 मुख्तलिफ साइज़ का पिज़्ज़ा दस्तियाब है। बहुत सारे मेहमान या दोस्त अहबाब आ गए हैं, परेशान ना हो, हलाल एक्सप्रेस आ जाएं। हर किसी की पसंद का फूड हलाल एक्सप्रेस में है। बच्चों के लिए किड्स मील, सी फूड लवर्स के लिए फ़िश और श्रिम्प डिनर। यहाँ का फिली चीज़ स्टेक बहुत मशहूर है। स्पेशल प्राइस फॉर पार्टीज़ एंड इवेंट्स। हलाल खाएं, बेफिक्र होकर खाएं। हलाल एक्सप्रेस में इनका एड्रेस है 17W731 रूजवेल्ट रोड, ओक ब्रुक टेरेस। सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। ऑर्डर रिजर्वेशन और कैटरिंग के लिए फ़ोन करें 630678000790। क्या करूँ, 3 कॉल्स हैं। कॉल भी लेते जाएं अब मेरा। सोनी धरती और अनहर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। भाई मुझे भी एक शेर याद आया। जी जी बोलें, इरशाद कीजिए। वो शेर बहुत खतरनाक था। जंगल में जानवरों को ऐसे खा रहा था, अच्छा देख के डर लगता था उसको। अच्छा तो अच्छा मुझे वो शेर याद आ गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। चले। सोनी दत्ती और अनहर। सलाम जी। ओके चले, आप अपना वो किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए, सदका हकीका कुर्बानी। अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या खुद ये फरीज़ा अंजाम दें। आयशा पटेल भाई को बोलें। वो शेर भी जो है ना वो ख़तरनाक वाला शेर जो है ना वो फिरता रहता है उनके किंग्समैन स्लॉटर हाउस के इर्द गिर्द, जो उनकी भेड़ों और बकरियों की निगरानी करता है। तो वो पालतू शेर है जो है ना अशरफ पटेल भाई का। पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस जाएं, शेर को भी देखें, पिकनिक भी मनाएं और ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेके जाएं। शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा है ये। रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में आपको यहाँ पे पूरा बकरा मिल जाएगा। इनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन इलिनॉय। मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। फ़ोन करें 6773-610-4995। इटालियन एक्सप्रेस ने खाना पकाने की वीकेंड पे ख़वातीन को छुट्टी दे रखी है, क्योंकि जुम्मा हफ्ता और इतवार को बफ़े लगाते हैं। 1199 में जितना चाहें खाएं, जिसमें 24 से ज़्यादा रिवायती इंडियन पाकिस्तानी खाने और ग्रिल आइटम्स होते हैं। ये लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स, और इनका फ़ोन नंबर है 6305397600। कारपेटिंग की कोई भी नीड हो तो आंख बंद करके आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग चले आएँ। शहर में सबसे अच्छे प्राइस मिलेंगे यहाँ पे। 6346 नाउ क्लेमॉन्ट और डिवॉन के कॉर्नर पे लोकेटेड है। रविंदर सिंह रवि होते हैं यहाँ पे। इनका फ़ोन नंबर है 7739880348। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा म्यार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फ़ाइन डाइनिंग का शाहकार। पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ़ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले आएँ। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो, इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। अपनी अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है, बल्कि 100% ताज़ा ज़बी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस से अशरफ पटेल साहब की निगरानी में ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड शिकागो से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएँ, फ्रेश खाएँ। अनमोल से ग्रोसरी या गोश्त लाएँ। उनका एड्रेस है 2753 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 872-208-33
7373. सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है 2305 वेस्टिवान एवेन्यू शिकागो. पान फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए हो या पान की कैटरिंग करानी हो, शिकागो में इनसे अच्छी पान की कैटरिंग कोई नहीं करता. और पान भी बड़ी एक स्पेशल चीज़ है. पान की भी बड़ी ही एक पुरानी हिस्ट्री है. मैंने भी पिछले दिनों पढ़ी पान की हिस्ट्री, किसी दिन टाइम होगा तो आपको बताऊंगा. लेकिन द बेस्ट पान के लिए अगर आपको कैटरिंग करानी हो तो मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का नंबर याद रखें 7738179791. विंग जोन यमी ज़बिया हलाल ओरिजिनल और बोनलेस विंग्स एंड बर्गर लंच स्पेशल रोज़ाना इनके पास 11 बजे से 4 बजे तक होता है. 599 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज़ एंड ड्रिंक 65 सेंट्स पीर. और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं. अब इनकी 2 से 3 लोकेशन हो गई. जी हाँ सामीन, इतना मज़ेदार यमी विंग्स एंड बर्गर्स हैं इनके पास कि इनकी लोकेशंस बढ़ती चली आ रही हैं. ओरिजिनल लोकेशन 2115 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स. उनका फ़ोन नंबर है 6306352280. दूसरी लोकेशन इनकी है 2612 वेस्ट 2 ही है स्कोकी 8479830052. और इनकी तीसरी लोकेशन भी अभी खुल गई है लम्बार्ड में. जी हाँ 413 ईस्ट रूजवेल्ट रोड लम्बार्ड. और उसका फ़ोन नंबर है 6305990477. विंग जोन. कमर्शियल ब्रेक के बाद तो टाइम ख़त्म हो गया. अगर नहीं ख़त्म हुआ है 4 मिनट 5 मिनट तो वो मेरी वो जो बात है मेरी वो अगले वीक के लिए फिर मैं संभाल के रखता हूँ, इसलिए कि फिर मेरी आज की भी बात जो है ना वो हमने गलती की. जब शुरू में मैं टॉक शो की पॉइंट्स कलेक्ट कर रही थी तब आपने अपना पॉलिटिकल सेगमेंट कर लिया. मुझे एक्चुअली अंदाज़ा नहीं था क्योंकि रेडियो का टाइम होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. और वो असल में दूसरी वाली जो बात थी मेरी, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह से वो दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के लिए तैयारियां करते हैं और किस तरह से वो लोग मीटिंग्स करते हैं. वहाँ के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं अग्रवाल दोदल जो है ना, उसकी ज़बरदस्त मेरे पास एक ऑडियो क्लिप है जो क्लियरली बता रहा है कि हम पाकिस्तान को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे स्ट्राइक करें. लेकिन वो 4 मिनट की और मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है, इसलिए मेरा ख्याल है कि फिर बात वो कट जाएगी और बात अधूरी रह जाए तो कोई उस बात की जो है ना वो अहमियत कम रह जाती है. तो पॉलिटिकल बात का भी मेरा ख्याल है मेरा टाइम नहीं रहा, क्योंकि रेलू कट्टे भी बात करनी थी इमरान खान के कि अफ्रीका के किसी कंट्री से पकड़े हुए सब खिलाड़ी फटीचर थे, रेलू कट्टे थे. ये तो थे मैदान क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी. इमरान खान का बयान या मुल्क और इन मेहमान खिलाड़ियों की बेइज्जती खान साहब के दिल में जो कुछ भी था इस बयान के पीछे, मगर बज़ाहिर मुझे ये मुल्क की सिक्योरिटी और मेहमानों की बेइज्जती के अलावा कुछ नज़र नहीं आता. इंडिया ने 7 साल पहले श्रीलंका की टीम पे दहशतगर्दों के जरिए हमला करवा के पाकिस्तान में क्रिकेट बंद करवा दी, जिसे खुलवाने के लिए हल्की सी कोशिश PSL के फाइनल के लाहौर में इनेकाद के जरिए की गई. पूरी कौम खुश, टिकटें सोल्ड आउट, कामयाब इवेंट्स कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ. तो इमरान खान अपसेट होगा क्योंकि उन्होंने पहले ही बयान दिया था कि PSL का फ़ाइनल पाकिस्तान में करवाना पागलपन है. यानी वो सियासी पंडित जो है ना वो बने हुए थे, कुछ नहीं हुआ. यानी अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता तो इमरान खान खुश होकर कहते देखा मैं तो पहले ही कह रहा था, और उनके फॉलोअर्स कहते कि देखा इमरान खान तो पहले भी मना कर रहा था. हालांकि इनके बयानात को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुना और पढ़ा जाता. और उनके इस बयान की रोशनी में इंडिया ने भी अपने मीडिया में पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी चर्चा किया था. PSL के कामयाब इनेकाद के बाद इमरान खान को चाहिए था कि कौम को और नवाज शरीफ को मुबारकबाद देते या फिर खामोश रहते. नहीं, वो तो अपने आप को आसमान से उतरी भी कोई मखलूक समझते हैं. कुछ ना बन पड़ा तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को रेलू कट्टा और फटीचर करार दे दिया. वैसे रेलू कट्टा में का मतलब क्या है मुझे खुद भी नहीं पता. सुना है ये वर्ड काफ़ी, रेलू कट्टा. मेरे बराबर में एक कश्मीरी फैमिली रहा करती थी, वो अक्सर यूज़ करती थी ये वर्ड. अरे वो तो रेलू कट्टा है, वो उस वक्त भी नहीं समझ में आता. इमरान खान ने बोला तब भी. वही सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी हैं. हालांकि जो है ना वो पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जीता जिन्होंने, वो इतने मगरूर हैं कि वो हमेशा कहते हैं वर्ल्ड कप जीता है. इसमें उन खिलाड़ियों में जावेद मियादाद, इंज़माम उल हक, वसीम अकरम और रमीज़ राजा जैसे ग्रेट प्लेयर भी इस टीम का शामिल थे, मगर कभी भी इस बात के लिए शो मारते हुए नज़र नहीं आए. इमरान ने कोई अकेले वर्ल्ड कप नहीं जीता था. बहरहाल इमरान खान के इस बयान के बाद कि PSL का फ़ाइनल लाहौर में करवाना पागलपन है. अजीम जो है ना वो प्लेयर केवन पीटरसन ने कहा कि पाकिस्तान जाकर खेलने को तैयार था, मगर जब मेरी बीवी ने इमरान खान का बयान सुना तो उसने मुझे हाथ पाँव पकड़ लिए, प्लीज़ खुदा के वास्ते ना जाओ. इमरान खान कह रहा है कि वहाँ पे जो है ना पागलपन है वहाँ कराना, इसका मतलब उसको पता है कुछ ना कुछ होने वाला है. और क्रिस गेल ने भी जो है ना अपना इरादा इनके इस बयान के बाद ही चेंज किया. डेरल समी भी कहते हैं अपने एक बयान में कि मैं भी थोड़ा सा डामाडोल हुआ था इमरान खान के इस बयान के बाद, लेकिन मैं अपनी बहन और अम्मी से मशवरा किया, डेरल समी ने, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हमने बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, तो तुम जो है ना वो पाकिस्तान जाओ, कोई बात नहीं है. तो मेरा ख्याल है कि ये
टाइम खत्म हो गया। हाँ टाइम खत्म हो गया। एक्स्ट्रा टाइम ना ले, नहीं बोले 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 नहीं एक्स्ट्रा टाइम ना ले। वो कह रहा है करो। नहीं वो कह रहा है कि करो। नहीं कह रहे। ओके इजाजत चाहते हैं सामीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हेलो आपको बड़ा शौक है फोन पे बातें सुनने चले, खुदा हाफिज। तो रेलू कट्टा जो है ना वो जरूर अगले हफ्ते मुझे बताएगा कि कहते हैं किसको ये रेलू कट्टा। आप भी जरा रिसर्च करके अगर टाइम होता तो मैं इस पे थोड़ी सी और बातें करता रेलू कट्टे की, लेकिन जरूर बताएगा। रेलू कट्टा कोई मेरा ख्याल है कोई रफ एंड टफ किस्म के आदमी को कहते हैं या कोई जाहिल किस्म के आदमी को कहते हैं शायद। मैंने तो पहले वर्ड कभी जिंदगी में नहीं सुना। फटीचर तो खैर सबको पता है। और इमरान खान ने ये वर्ड जो है ना दोबारा जिंदा कर दिया, रेलू कट्टे और फटीचर। फटीचर ये इंडियन वर्ड नहीं है? इंडिया का वर्ड है ना ये? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इंडिया पाकिस्तान तो दोनों सेम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं इमरान खान इंडिया के एजेंट तो नहीं है? ओह माय गॉड, क्यों नाराज कर रही हैं पीटीआई वाले को? ओके स्टीव, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सुनने वालों को फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर द विशेस आप लोगों ने जो बर्थडे पे दी। थैंक यू, खुदा हाफिज।